बच्चों, हम अपना जो संधि का अध्याय है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि सबसे पहले जैसे हमने आपको गुण संधि की परिभाषा बताई थी, वैसे ही हम आपको बताएंगे कि वृद्धि संधि की परिभाषा क्या है। तो ये जो पहला सूत्र लिखा हुआ है, ये आपको लिख रहा होगा, ये है वृद्धि संधि की परिभाषा और ये है वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये वृद्धि आदैच, ये है। इसका क्या मतलब है कि वृद्धि क्या होती है? वृद्धि आदैच को कहते हैं। आदैच का क्या मतलब है? आत का मतलब आकार, बड़ा आ जो दीर्घ आ, और एच का मतलब होता है ऐ और औ। तो अगर आकार और एच, आय और औ, इन तीनों की वृद्धि संज्ञा होती है। जो हमने आपको बताया था कि अगर ता किसी के बाद में है तो वो, जैसे कि यहाँ पर जो आ है वो आत है, उसी ता को यहाँ दा हो गया है। व्यंजन संधि में आप पढ़ेंगे तो वो तकार को दकार हो गया है और इसलिए पहले वो आत ही था। तो आत का मतलब हुआ कि अगर किसी भी वर्ण के बाद में अगर ता लगा है तो उसका मतलब ये है कि वो वर्ण केवल अपनी ही संज्ञा का बोधक है। जैसे कि अगर हम आ बोलते हैं तो उस आ से आपका ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ लिया जाता है, लेकिन जब ता लगा हुआ है तो वो केवल अपना ही बोधक होगा। ये बात आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो इसका मतलब कि ये आकार जो है ये केवल दीर्घ आ को ले रहे हैं। तो दीर्घ आ, आय और औ, इन तीनों की वृद्धि संज्ञा होती है। एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान देनी है कि जब आप कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें आप उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, आप जानते हैं कि हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट पहले रहता है, उद्देश्य पहले रहता है और विधेय वाक्य बाद में रहता है। यहाँ पर ये वाक्य उल्टा है। जैसे आप गुण संधि में भी देखते हैं आद गुणः, ऐसे ही आप जब वो दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो आपका सवर्णी दीर्घा, यानी कि जो जिसके बारे में बता रहे हैं विधेय जो है, जो गुण या वृद्धि, यहाँ पर दीर्घ जो है, ये सब बाद में है। लेकिन इस परिभाषा सूत्र में जो विधेय है वो वृद्धि है और उद्देश्य आदैच है। तो सूत्र होना चाहिए था आदैच वृद्धि, लेकिन इसको उल्टा लिखा गया है। यहाँ विधेय को पहले रखा गया है और उद्देश्य को बाद में रखा गया है। तो उसका एक रीजन है। उसका रीजन क्या है कि ये जो वृद्धि रादैच सूत्र है ये आपके पाणिनि की अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। जो आपका पूरा व्याकरण का जो ये पूरा व्याकरण शास्त्र है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर जो आधारित है। तो पाणिनि मुनि का जो अष्टाध्यायी व्याकरण का जो ग्रंथ है उसका सबसे पहला सूत्र वृद्धि रादैच ही है। और आपको पता है कि भारतीय परंपरा में कोई भी कार्य के करने के पूर्व मंगलाचरण का विधान है। मंगलाचरण अर्थात किसी भी तरह से कुछ मंगल सूचक शब्दों का प्रयोग जिससे कि वो आपका कार्य निर्विघ्न हो और ईश्वर की आपके ऊपर अनुकंपा बनी रहे। तो उस मंगलार्थक, मंगल अर्थ को देने के लिए वृद्धि यानी बढ़ना, समृद्धि, किसी भी तरह से अच्छे का द्योतक है वृद्धि शब्द, इसलिए वृद्धि को यहाँ पर मंगलार्थक मान करके विधेय होने पर भी आगे रखा गया है और इसीलिए कोई भी इसको इसको हम अशुद्ध प्रयोग नहीं कह सकते। ये चीज यहाँ की हमने ऐसे बात आने पर आपको हमने क्लियर कर दिया। अब ये तो आपका आ गया संज्ञा की वृद्धि किसे कहते हैं, और ये आपको क्लियर हो गया कि दीर्घ आकार, आय और औ, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। अब हम देखेंगे इसका सूत्र वृद्धि रेचि। जो इसका विधि सूत्र है वो ये है वृद्धि रेचि। ये सूत्र ये कह रहा है कि अवर्ण से एच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होगा। तो अब आप ये सोचेंगे कि यही चीज आद गुणः वाली जो आपको याद एक बार करिए कि आद गुणः इस संधि में जब पढ़ा आपने तो उसकी भी परिभाषा क्या थी? अवर्ण से अच परे रहते पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि और गुण एकादेश होगा। तो ये आप ये देख रहे हैं कि जब अच के अंतर्गत तो सारे स्वर आ ही गए, तो फिर एच के लिए अवकाश कहाँ बचा? जहां भी वृद्धि संधि आप करने जाएंगे वहां सबसे पहले तो आद गुणा वहां आने ही लगेगी, क्योंकि अच तो वो होगा ही, वो जो भी
वर्ण होगा एच का, क्या एच में जो वर्ण है ए आई ये सब आपके क्या है, अच में भी तो है, वो स्वर ही है। तो गुण संधि तो आए, सबसे पहले वहां गुण संधि उपस्थित हो जाएगी, तो कहीं भी वृद्धि संधि का अवकाश रहेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब इसीलिए ये इसको अपवाद कहा जाता है। ये जो वृद्धि संधि है ये आद गुणा का अपवाद है। और अपवाद निरवकाशो विधि अपवादः, यानी जिसका और कहीं अवकाश ना हो, कहीं और करने की इसको जगह ना हो, उसे अपवाद कहते हैं। और अपवाद को बलवान विधि माना जाता है, यानी जब दोनों इस तरह से आपके क्लैश करेंगे कि आप ये सोचने लगे कि अब जैसे कृष्ण धन एकत्वम है, यहाँ पर ये अवर्ण से इसको आप क्या मानेंगे, अच परे भी मान सकते हैं और एच परे भी, यानी गुण संधि भी हो रही है और वृद्धि संधि भी। तो ये प्रश्न उठेगा ना कि हम इसमें से क्या करें। तो इसका निर्णय करने के लिए ही ये है कि अपवाद विधि को बलवान किया गया है, क्योंकि अगर इसको बलवान नहीं करेंगे तो गुण संधि का विस्तार ज्यादा है, वो कहीं भी वृद्धि संधि को होने ही नहीं देगा। इसलिए अपवाद हमेशा बलवान होता है, और इसलिए आपको वृद्धि जहाँ भी इस तरह का शंका होगा, यानी गुण और वृद्धि दोनों होगी, वहाँ पर हमेशा हमेशा वृद्धि संधि आपको करनी है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हम इसके उदाहरण जल्दी से देख लेते हैं। और सबसे पहला यही देखिए, कृष्ण धन एकत्वम, ड़कारोत्तरवर्ती आकार से यानी कि अवर्ण से परे आपका एच का ए है, और अब इसको भी पूर्व पर के स्थान पर होना है। पूर्व वर्ण आ, पर वर्ण ए, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश। और वृद्धि आपके पास तीन है, आ, आई और औ, और इन तीनों में से कौन सा यहाँ होगा। तो इसका भी हमने आपको इसके पहले बताया था कि स्थान सादृश्य से ही निर्णय यहाँ भी करना है, जो जिसके समान हो। तो आपका जो ए है, ये जो वर्ण है इसके समान का वर्ण आय ही है, इसलिए इसके स्थान पर वृद्धि एकादेश करेंगे तो आय का ही करेंगे। और अब ये दोनों जब हट गए तो स्थिति ये बन गई, ये जो आपको दिख रही है ये स्थिति बन गई। और जब इसको हम जोड़ेंगे सारे वर्णों को, तो ये मात्रा आपकी ड़ के ऊपर लग जाएगी आय की, और शब्द बन जाएगा कृष्णैकत्वम्। एग्जैक्टली यही अन्य जगहों पर भी हो रहा है। गंगाधन ओगाह, ओगाह का मतलब होता है प्रवाह, गंगा का प्रवाह। तो यहाँ पर आकार जो कि अवर्ण है, उससे परे एच का ओ है, और अब फिर यही नियम आपका रहेगा कि पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि एकादेश होगा। और अब आ, आय और औ में से इसके ज्यादा सदृश कौन है, औ, इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों के स्थान पर औ करके गंगौघ कर देंगे। यही चीज आपकी कृष्ण और कंठम में भी है, ये देखिए, और यही आपका देवधन ऐश्वर्य में भी है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अन्य उदाहरण आप अपनी पुस्तक से दोनों तरह से करके देख लीजिए। धन्यवाद।